नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंडियन टाइम्स। जाति जनगणना पर पिछले 2 दिनों से हंगामा मचा हुआ है संसद में। लगातार जाति पर संसद के अंदर और संसद के बाहर बात हो रही। बात तो चली थी जाति जनगणना से, लेकिन उसे दूसरा मोड़ दिया जा रहा है जाति पूछने पर। पक्ष विपक्ष से तर्क कुतर्क वितर्क सब दिए जा रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने जाति पूछी या गाली दी, इस पर विवाद है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तंज कसा, और अगर तंज समझ में नहीं आता है तो ये इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। यही पलटकर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यही तंज अगर बीजेपी के नेताओं पर कस दिया जाए तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने दरअसल राहुल गांधी पर तंज कसा था। वो तंज मैं आपको सुनवाता हूं कि आखिर कल अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या कहा और उस पर क्यों बवाल मचा हुआ है। वो जो जिस तरीके से अनुराग सिंह ठाकुर ने बात कही कल, उसको लेकर के विवाद हो गया। और वो विवाद इतना बढ़ा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी की पार्टी, राहुल गांधी, तमाम लोगों ने पूरी बीजेपी को घेर लिया और कहा कि ये गाली दे रहे हैं। सुनिए क्या कहा अनुराग सिंह ठाकुर ने। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति माननीय सभापति जी माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, इस दे सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी दूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। अब आप देखिए कि अनुराग सिंह ठाकुर ने, जिसको बीजेपी कह रही है तंज कसा, मान लेते हैं तंज कसा, लेकिन ऐसा तंज जिसे गाली समझा जाता है। ठीक कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि गाली है वो, क्योंकि तंज कसना, किसी की पैदाइश पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप तंज नहीं कस रहे हैं, आप सीधे तौर पर, जो कहा जाता है ना किसी को कि भाई आपकी तो जाति का ही नहीं पता है, बड़ा बवाल हो जाता है, मार हो जाती है बाहर अगर इस तरीके की बात कह दो। और जाति सामान्य तौर पे पूछ लो तो कोई बात नहीं होती। और अमूमन ये मानसिकता है लोगों की, जाति पूछते हैं, कहते हैं भैया पूरा नाम बताओ। अगर आपसे कोई पूछ रहा होगा तो आपसे पूछा जाएगा भैया पूरा नाम क्या है आपका। तो ये पूरा नाम जो है वो जाति जानने के लिए पूछा जाता है। और ये पूरा नाम अखिलेश यादव भी पूछ चुके हैं, जिनका आज बीजेपी वालों ने लगातार ट्वीट करके खुलासा किया कि देखिए अखिलेश यादव जो संसद में अनुराग ठाकुर के ऊपर बड़ा बयान दे रहे हैं कि जाति कैसे पूछ ली, उस पर वो खुद पहले पूछ चुके हैं जाति। अखिलेश यादव वाकई में पूछ चुके हैं, पत्रकारों से पूछ चुके हैं। बिल्कुल ठीक नहीं किया उन्होंने, कतई नहीं पूछना चाहिए इस तरीके से। लेकिन वो मानसिकता है, वो मानसिकता है इस तरीके की, जाति आदि पूछता है भैया कौन सी जाति। ये जाति जानने के लिए पूछता है नाम। खुलेआम अगर जाति नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि जाति पूछना आप थोड़ा बुरा माना जाने लगा है, आपकी सभ्यता के खिलाफ है। लेकिन फिर भी असभ्यता दिखाते हुए लोग पूछ ही लेते हैं भैया पूरा नाम क्या है। तो ये, लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर ने जो संसद में कहा
वो कोई ऐसा नहीं था कि भैया पूरा नाम क्या है। उन्होंने कहा जिसकी जाति का ही पता नहीं। आप समझिए। तो इस तरीके का ये जो तंज है, ये तंज दरअसल ये गाली ही है। अब बात आज लेकिन मैं जाति की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं जाति जनगणना की कर रहा हूँ। जिसके मूल में जाति जनगणना है, उसी का विवाद ये पैदा कर दिया गया। जाति विवाद नहीं है, विवाद है जाति जनगणना बीजेपी की सरकार कराएगी या नहीं कराएगी, सवाल ये है। और जाति जनगणना से डर किसे लगता है? क्या बीजेपी को जाति जनगणना से डर लगता है? क्या बीजेपी ये नहीं चाहती कि सोशल जस्टिस हो, लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिले? क्या बीजेपी इस पक्षधर नहीं है इस चीज के कि जो न्याय सैकड़ों हजारों साल से नहीं मिला, वो न्याय मिलना चाहिए, अब समय आ गया है वो न्याय मिले? डर किस बात का है आखिर? किस बात को लेकर के बीजेपी में डर है? ये समझने वाली बात है कि आखिर बीजेपी डर किस रही है, किस बात से रही है, या कोई और पार्टियां डर रही हैं? किसको डर लगता है जाति जनगणना से? दरअसल डर उसी पार्टी को लगता है जिसका वोट बैंक लगता है कि खिसक जाएगा अगर जाति जनगणना करा दी, तो जो तुम्हारा कोर वोटर है वो खिसक जाएगा। जिन जिन पार्टियों का कोर वोटर वो जातियां हैं जिनको जिनका विरोध है जाति जनगणना से, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है, खिलाफत कर रही हैं। खिलाफत इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनका प्रिविलेज छीनने का डर है। जिस तरीके से देश के संसाधनों पर उनका कब्जा है, तो वो कब्जा धीरे धीरे कम हो जाएगा, आधिकारिक तौर पर छीन लिया जाएगा। और जब जाति जनगणना हो जाएगी तो लोग अपना हक मांगेंगे, क्योंकि अभी ये बताया जाता है कि साहब आप तो इतने परसेंट ही हैं, आप तो इतने परसेंट ही हैं, आपको उससे ज्यादा मिला हुआ है, रिजर्वेशन मिला हुआ है और तमाम चीजें। सिर्फ रिजर्वेशन की ही बात नहीं है कि आप मान लिया आप 75% हैं और आपको 75% रिजर्वेशन मिल जाए। नहीं जी, रिजर्वेशन एक मुद्दा है लेकिन वो बहुत छोटा मुद्दा है। रिजर्वेशन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये बहुत छोटा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा इसके आगे का है। बड़ा मुद्दा ये है संसाधनों में भागीदारी का। बड़ा मुद्दा ये है पॉलिटिकल भागीदारी का। बड़ा मुद्दा ये है जहां पर नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, उन नीतिगत फैसलों के समय भागीदारी है कि नहीं। अगर वो भागीदारी नहीं है, बड़ा मुद्दा ये है कि जुडिशरी में भागीदारी है कि नहीं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेज में भागीदारी है कि नहीं। बड़ा मुद्दा ये है कि कारोबार में कौन लोग आगे हैं। क्या कारोबार में ऐसे लोग जो पिछड़ गए हैं समाज से, उनको कारोबार में नहीं जोड़ा जा सकता? उनको कुटीर उद्योगों में नहीं लाया जा सकता आगे? संसाधनों पर क्या उनके लिए तमाम अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स नहीं किए जा सकते? क्या उनके कंसोर्टियम्स नहीं बनाए जा सकते? क्या उनके ग्रुप्स नहीं बनाए जा सकते और उनको विशेष सहायता नहीं दी जा सकती? तमाम ऐसी क्या विधिक सहायता के लिए बड़ी व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती जिससे कि वो न्याय की लड़ाई लड़ सकें? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर जो अभी कुंडली मार के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो नीति बनाने वाले वही हैं और उस नीति के आधार पे जिसको मलाई मिलती है वो भी वही लोग हैं। तो जहां पर जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि पता चले कौन कौन सी जातियां आर्थिक तौर पर शोषित हैं जमाने से। एक तो आर्थिक संपन्नता नहीं है किसी भी जाति के लोग, किसी भी जाति के लोग हैं आर्थिक तौर पर। एक तो गरीब गरीब है, अगर तो गरीब है तो उसकी अपनी एक जाति है, लेकिन एक प्रिविलेज साथ में और जुड़ा हुआ है। वो प्रिविलेज है जाति की श्रेष्ठता का। तो जाति की श्रेष्ठता खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान एक ही तरीके के इंसान है, दो इंसान है,
एक के पास बड़ा प्रिविलेज है श्रेष्ठता का, वो कहता है हम जहाँ श्रेष्ठ हैं। क्यों भाई? गरीब हो तो गरीब हो दोनों तरीके के, अमीर हो तो अमीर हो। अमीरों की एक जाति हो सकती है, एक वर्ग हो सकता है, गरीबी का एक वर्ग हो सकता है। लेकिन तभी हो सकता है जब समानता हो। सिर्फ आर्थिक आधार पर समानता की बात नहीं है। आर्थिक आधार पर अगर समानता असमानता होती तो कोई बात ही नहीं थी। फिर ना स्पेशल इस तरीके का रिजर्वेशन देने की जरूरत होती ना और कुछ। इंसान इंसान के बीच में समानता नहीं है। असल लड़ाई यही है। तो ये कोई रिजर्वेशन का मामला हो, संसाधनों की भागीदारी का मामला हो, जिसमें कि संसाधनों का बंटवारा ठीक से हो, जो अभी बहुत एक तरीके से खाई है, तो वो बंटवारा ठीक से हो, इसके लिए भी जाति जनगणना जरूरी है कि कौन कौन से इलाके, कौन कौन से जिले, कौन कौन सी जातियां कहाँ कहाँ पर पिछड़े इलाकों में हैं, उनको क्या, उनके आगे एम्पावरमेंट के लिए क्या करने की जरूरत है, आगे कौन सी योजनाएं बनाने की जरूरत है, किस योजना के मद में ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है, कहाँ के बच्चे या स्कूल उन इलाकों के ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, और उनमें उन स्कूलों में वो बच्चे जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। तमाम आंकड़े अगर इकट्ठे हो जाएंगे, जातिवार अगर इकट्ठे हो जाएंगे, तो दिक्कत क्या है इसमें? भाई जो जातियां कमजोर रह गई हैं, क्या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है वो इस बात का विरोध करे कि जाति के आधार पर ये पता चल जाए कि कौन सी जाति के कितने परसेंट लोग अभी भी गरीबी में हैं, अभी भी उपेक्षित हैं? तमाम ऐसी जातियां हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको इंसान होने तक का हक नहीं है। उनके गिलास में, उनके छुए हुए गिलास में कोई पानी नहीं पीता है। सामाजिक असमानता, श्रेष्ठता का भाव इस तरीके का है लोगों के बीच में। और वो कैसे दूर होगा? वो तभी दूर होगा जब वो सफल आदमी बनेगा, उसकी संपन्नता दिखेगी। अभी आप देख लीजिए, तमाम ऐसे नेता, कारोबारी जो सफल हो गए, उनके देखिए उनके मातहत काम करने वाले लोग, वो जन्मजात श्रेष्ठ लोग भी हैं, पैर भी छूते हैं। तो ये जो समानता आती है, ये समानता तभी आई जब तरक्की हुई, जब भागीदारी हुई। ऐसे नहीं आई। और जब आप उसको निचले पायदान में खड़े व्यक्ति को आप आगे नहीं लाएंगे, तो ये असमानता और बढ़ती जाएगी। तो डर उन्हीं लोगों को लग रहा है जो लोग इस मानसिकता के हैं कि हमें अगर जाति जनगणना हो गई तो हमारे प्रिविलेज छिन जाएंगे। और वो पार्टियां जो इन प्रिविलेज्ड लोगों के वोट पर जिंदा हैं, उनको लगता है कि ये हमारा कोर वोटर है, उन पार्टियों को डर लगता है। और उन पार्टियों में एक पार्टी जो शुरुआती दौर में तो निश्चित तौर पर ये कहा ही जाता था कि ये पार्टी बनियों की पार्टी है, बात बीजेपी की कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो बनियों की पार्टी से तमाम और वर्ग के लोग उसमें जुड़े, और ओबीसी समाज बहुत बड़े तादाद पे जुड़ा। ये जो सफलता मिली, ये जो सरकार में आए, ये सिर्फ बनियों की वजह से नहीं आए। बनिया बिरादरी अब भी भरपूर मदद करती है, अब भी भरपूर सपोर्ट करती है। देखिए, सीखना होगा राजनीतिक दलों को कि आज आपने उन बनियों को भी छोड़ दिया। बीजेपी के जो कोर वोटर थे, जिन्हों को खड़ा किया बनियों ने, बनिया बिरादरी ने, और उनको आप, उन्होंने खड़ा इसलिए किया था कि आप उनकी बातों को, इंस्पेक्टर राज हुआ करता था, और इंस्पेक्टर राज से सबसे ज्यादा दुखी बनिया वर्ग। कांग्रेस की सरकारें थी, और कांग्रेस की सरकारों में इंस्पेक्टर राज का बोलबाला था। अब बनिया कम्युनिटी जो है बिजनेस करती है। अब आप बनिया को सिर्फ एक जाति में मत बांटिए। बनिया में जो भी किसी भी जाति का आदमी बनिया यानी व्यापार करता है, वो व्यक्ति इंस्पेक्टर राज से परेशान था। उनको लग रहा था कि ये नया दल है और इसका सपोर्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि ये लोग कम से कम इंस्पेक्टर राज से छुटकारा दिलाएंगे। लाल फीताशाही, आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता था।
घूस का बोलबाला, करप्शन इतना ज्यादा, तो वो आजादी मिले इसलिए बीजेपी के साथ है। अब बीजेपी ने अपने आप को आगे बढ़ गई, चूंकि सत्ता में आ गई, तो अब बड़े कारोबारी मिल गए, कारपोरेट्स मिल गए, तो अब छोटे व्यापारियों को, एमएसएमई जिनको कहते हैं, उनको छोड़ दिया। और अब उनको छोड़ दिया और बड़े कारपोरेट्स के साथ चले गए। अब दिक्कत ये है, डर इसलिए लग रहा है बीजेपी को जातिवार जनगणना से, क्योंकि जातिवार जनगणना अगर हुई और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे, उसमें ये भी पता चलेगा कि किन किन इलाकों में कौन कौन से जातियों के लोग अभी पिछड़े हैं, अभी उनके पास नौकरियां नहीं है, वो ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, डॉक्टरेट भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, बावजूद इसके वो नॉट सुटेबल पाए जाते हैं, खारिज कर दिया जाता है। तो वो लोग भी पता चलेगा इसमें कि हर बिरादरी में, हर कम्युनिटी में कितने लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए हैं, कितने लोग उस इस जो अपनी काबिलियत वो साबित कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही, उनको कहीं कोई ठिकाना नहीं है, व्यापार नहीं है, कुछ नहीं है। तो सरकारों को, जो संसाधनों की बात मैं कर रहा हूँ, और प्राइवेट सेक्टर भी संसाधन है इस देश का संसाधन है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर फल फूल तभी सकता है जब सरकार का सपोर्ट, सरकार उन्हें बिजली देती है, सरकार उन्हें लॉ एंड ऑर्डर ठीक करके देती है, सरकार उन्हें जमीनें देती है, तमाम तरीके की सुविधाएं देती है, तब जाके कोई भी कारोबारी, बड़ा कारोबारी सफल हो पाता है। तो बात आएगी कि कारपोरेट में भी रिजर्वेशन करिए, बात आएगी कि कारपोरेट सेक्टर में भी बदलाव कीजिए, मोनोपोली को खत्म करिए। क्योंकि अगर मोनोपोली नहीं खत्म करेंगे, एक ही जो घराना है, देखिए हिंदुस्तान में कई बस चंद घराने हैं जिनके बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं, जिनके बिजनेस दिन रात बढ़ रहे हैं, और छोटे छोटे कारोबारी डूब रहे हैं, या उनको वो खरीद लेते हैं बड़े वाले, मगरमच्छ की तरह वो निकल जाते हैं। तो कुछ पॉलिसीज में बदलाव करना पड़ेगा, और ये बदलाव होगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछड़ों को फायदा होगा, दलितों को फायदा होगा, आदिवासियों को फायदा होगा, ये पूरे समाज के जो मध्यम निम्न वर्ग, उन सबको फायदा होगा। वो चाहे किसी भी समाज से आता हो, व्यापार करने की पॉलिसीज बदलेंगी, पैसा व्यापार से ही आएगा, समृद्धि व्यापार से ही आएगी, नौकरी से नहीं आएगी। तो समृद्धि अगर लानी है, जो कोई भी विकसित देश देख लीजिए, वहां पर कारोबार को बढ़ावा दिया गया है, कारोबार आएगा, कारोबार बढ़ेगा, बिजनेस करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस में आएंगे, उतना ज्यादा देश की तरक्की होगी। इसलिए जाति की जो जनगणना है, हर एक जाति की जनगणना होनी चाहिए, पूरा एक डेटा आपके पास होना चाहिए, जिसको आप प्रोसेस करके देश के विकास के लिए नीतियां बना सकते हैं, नीतियों में बदलाव कर सकते हैं। जो बिजनेस घरानों की मोनोपोली है, उस मोनोपोली को तोड़ सकते हैं। एकाधिकार है अभी तमाम बिजनेस घरानों का। वो वो जो है, सुई भी बेचते हैं, हवाई जहाज भी बेचते हैं। अब वो समय नहीं है, सुई छोटा आदमी भी बना सकता है, बड़े घराने की जरूरत नहीं है, बड़े घराना एरोप्लेन बनाए, ट्रेन बनाए, छोटे छोटे नट बोल्ट एक घर में कारोबार लगा के बना सकता है आदमी। उस तरीके से डिसेंट्रलाइज होने की जरूरत है कारोबार की। जातिवार जनगणना होगी तो ये सारी पॉलिसीज को बदलने की व्यवस्था की जाएगी, करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरियां इतनी नहीं है कि उन नौकरियों में ही सबको एकोमोडेट कर दिया जाएगा रिजर्वेशन देके। रिजर्वेशन के नाम पे केवल पॉलिटिक्स की जाती है। व्यापार कारोबार में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, सरल तरीके से आप आए, सहायता मिले सरकारी तौर पर, कि ये आप अगर इस तरीके से आप पिछड़े हैं तो आपको बैंक लोन लेने में ये सहूलियत होगी, जिला उद्योग केंद्र आपकी मदद करेगा, आपके लिए फैसिलिटेट करेगा, आपके लिए कारोबार भी लाएगा। अभी कहना आसान है कि कारोबार कर लीजिए, सामान कहाँ बिकेगा। तो ये व्यवस्था भी होगी कि साहब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इनको मैंडेटरी किया जाएगा
कि एक सामान आप ये सामान आप इस जोन से खरीदेंगे, और आप जो क्वालिटी कहेंगे वो क्वालिटी उसको बनाना होगा। उस क्वालिटी के लिए मशीन जो आप कहेंगे वो मशीन सरकार उसको दिलवाएगी। तो अगर इस तरीके का इकोसिस्टम बनेगा, तब जाकर के इस तरीके के विकसित भारत की जो कहते हैं ना, आगे हम बढ़ेंगे। जरूरी है बिजनेस का डिसेंट्रलाइज होना। अभी सेंट्रलाइज होता जा रहा है, अभी बिल्कुल कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे भाई, अभी आपने सुना होगा जो फाइटर प्लेन की बात हुई थी, और उसमें एक शर्त थी कि आपको फला फला हिंदुस्तान की फला कंपनियों से आपको सामान खरीदना पड़ेगा, उनको पार्टनर बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वो मिलेगा। लेकिन आप अगर सीधे तौर पर आप अगर खुद बनाना चाहेंगे तो आपका जहाज हम यहाँ नहीं खरीदेंगे। वो शर्त थी, और इसी में रिलायंस को ठेका मिला था, जो HL से छीन के रिलायंस को दिया गया था, अनिल अंबानी की कंपनी को। ऐसा जब पॉलिसीज चेंज होंगी और आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की फला फला जाति, फला फला इलाके, फला फला ज्योग्राफी में, या देश के किसी भी कोने में ज्योग्राफिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग, जातिवार आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग, पिछड़े और क्या उनकी काबिलियत है, कहाँ पर उनको कितने कैसे काबिलियत बनाने की जरूरत है, कहाँ ITI खोलने की जरूरत है, किन इलाकों में उनको स्किल्ड करने की जरूरत है। तमाम जगहों पर परंपरागत तरीके से स्किल लोग हैं, उन पे स्किल्ड और करने की जरूरतें हैं। ये सब कुछ बदलाव आ सकता है अगर ये हमारे पास डेटा हो हर तरीके का। और ये हर वर्ग के लिए, ये किसी वर्ग के लिए खिलाफ नहीं है। ये जो डर की भावना फैलाई जा रही है, कितने लोग मीडिया में, एक उदाहरण लीजिए, मीडिया में प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बड़ा मीडिया है, ज्यादा वेतन भी है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। दूरदर्शन सरकारी सेक्टर का है, कम वेतन है, कम लोग रोजगार पाते हैं वहां पर चैनल पे। बाकी और सैकड़ों की तादाद में चैनल चल रहा है। ठीक है, किसी एक घराने की मोनोपोली नहीं है, लेकिन अब फिर से मीडिया में भी मोनोपोली की शुरुआत हो गई। अडानी अंबानी का शेयर हर बड़े चैनल में है। किसी भी बड़े चैनल का नाम ले लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ शेयर अडानी अंबानी इन लोगों का है। अब आप सोचिए, मीडिया घरानों में भी ये लोग, कुछ मीडिया घराने पहले से हैं, कुछ मीडिया घराने बहुत पुराने हैं, वो हैं। लेकिन ज्यादातर जो घराने आए मीडिया में, जो नए लोग आए, और लेकिन अब जो दौर आ रहा उसमें वो घराने भी घुस रहे हैं। तमाम घरानों की एंट्री हो रही है, और वो मीडिया पे भी मोनोपोली चाहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट, रोजगार तभी मिलेगा जब ये मोनोपोली टूटेगी। बिजनेस की मोनोपोली टूटेगी, तभी आपको रोजगार मिलेगा। अभी आप देखिए, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आ रही हैं, पूरा बिजनेस खाया जा रही हैं। ये तोड़ आप तभी कर सकते हो जब आपके पास हर गांव में, हर घर में, हर मोहल्ले में कुछ ना कुछ सामान बनने की, घर घर में इकाई लगे, और वो सामान की डिमांड हो, उसके बाकायदे रूल्स रेगुलेशंस हों कि ये QC चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, और ये कंपनी आपका माल खरीदेगी। तमाम जगहों पर ऐसे। आप पंजाब में जाइए, जहाँ पर तमाम घरों में इंडस्ट्री लगी हुई है, छोटी छोटी नट बोल्ट सप्लाई करते हैं। देश के तमाम कोनों पे इस तरीके के मिल जाएंगे। उसको बढ़ावा देने की जरूरत है, हर एक क्षेत्र में ऐसी चीजों का बढ़ावा देने की जरूरत है। तब जाकर के ये देश विकसित देश बनेगा। लेकिन डर किसको है? डर फैलाया जा रहा है, और डर उन पार्टियों को है, उनको लगता है अगर हमने जातिवार जमीन में कराई तो हमारा कोर वोटर यहाँ से अलग हो जाएगा, कोर वोटर हमारे को छोड़ देगा, और कोर वोटर हमें अगर छोड़ देगा, हमारी सत्ता चली जाएगी। उसमें बैठे वो लोग जो नीतियां बना रहे हैं इन पार्टियों की, उनको डर लग रहा है। ये डर नहीं लगना चाहिए। और समाज के कुछ ऐसे तबके जो अपने आप को आज भी पुरातन पंथी समझते हैं, अपने आप को आज भी समझते हैं कि वो प्रिविलेज्ड हैं, वो मानव मानव के बीच में समानता को वैल्यू नहीं देते हैं, तो उनको डर लग रहा है। ये डर नहीं लगना चाहिए।
पॉलिटिकल पार्टियां अब कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अब सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ रही हैं। ये अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। इससे समाज का भी भला होगा, देश का भला होगा और विकास भी होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपको एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर लिखें। और आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इस विवेचना में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।